नमस्कार भाई सभी को। और पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे जो भारत के प्राचीन राजवंश थे उनके बारे में हम बात कर रहे थे। तो भारत के प्राचीन राजवंश में हर्यक वंश हमारा हो गया था, शिशुनाग वंश हो गया था, नंद वंश भी हमारा हो चुका था और आज हम शुरू करेंगे मौर्य वंश। तो मैंने आपको बताया था कि मौर्य वंश की जो स्थापना थी वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, उसकी हत्या करके उसको पराजित करके मौर्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी मगध के अंदर। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं मौर्य वंश। और जो मौर्य साम्राज्य था वो 323 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक मौर्य जो शासक थे उनके द्वारा मगध पर शासन किया गया था। तो स्थापना मैंने आपको बताई, स्थापना ये की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और मौर्य साम्राज्य पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना होगा कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है। यानी मौर्य साम्राज्य की जानकारी के लिए हमारे पास में मुख्य रूप से दो प्रकार के स्रोत या सोर्सेज उपलब्ध हैं, जिसको एक को बोला जाता है साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, और दूसरा होता है पुरातात्विक स्रोत या पुरातत्व स्रोत। साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत ऐसे स्रोत यानी उस समय में जो किताबें लिखी गई थी अलग अलग विद्वानों के द्वारा, उनके अंदर मौर्य वंश की हमें जानकारी प्राप्त होती है, तो वे साहित्यिक स्रोत के अंदर आते हैं। और उस समय के जो अभिलेख वगैरह हमें जो प्राप्त हुए हैं साक्ष्य के रूप में, वो सारे पुरातात्विक स्रोत के अंदर आते हैं। ठीक है भाई, साहित्यिक स्रोत में कौन कौन सी ऐसी किताब हैं जिनके द्वारा हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है? तो पहला लिखेंगे अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र हम सभी जानते हैं कि चाणक्य के द्वारा यह लिखा गया था, और चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चाणक्य को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। दूसरा मुद्रा राक्षस, ये जो पुस्तक लिखी गई थी ये लिखी गई थी विशाख दत्त के द्वारा, विशाख दत्त के द्वारा। तीसरा इंडिका, ये लिखी गई थी मेगास्थनीज के द्वारा। चौथा कथा सरित सागर, कथा सरित सागर जो कि लिखी गई थी सोमदेव के द्वारा। पांचवा लिखेंगे भाई कल्पसूत्र, जो लिखा गया था भद्रबाहु के द्वारा। और भद्रबाहु हम सभी जानते हैं जैन धर्म के एक प्रसिद्ध गुरु रहे हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये मुख्य वे साहित्यिक स्रोत हैं जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है भाई, और इसके अलावा एक और लिख सकते हैं अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी ये भी प्रसिद्ध पुस्तक है जो लिखी गई थी पाणिनि के द्वारा, जो लिखी गई थी पाणिनि के द्वारा। तो कुल मिलाकर हमें 5 से 6 ये साहित्यिक स्रोत याद रखने हैं जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में पता चलता है। अब पुरातात्विक स्रोत के अंदर क्या आता है? तो पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख क्या मिलते हैं भाई? उस समय के जो अभिलेख हैं, और भारत के जो सबसे पुराने सबसे प्राचीनतम अभिलेख माने जाते हैं वो माने जाते हैं मौर्य वंश के शासक अशोक के। तो अशोक के द्वारा जो अभिलेख लिखवाए गए थे वो अभिलेख 2 प्रकार के होते हैं, एक स्तंभ लेख होता है, एक शिलालेख होता है। अभिलेख क्या होते हैं?
अभिलेख का मतलब है कि जैसे आज के समय में हम रजिस्टर यूज करते हैं, पेन पेंसिल वगैरह यूज करते हैं, तो उस समय में कुछ ऐसा नहीं था। लगभग आज से हम बात कर रहे हैं 2500 साल पहले की, लगभग 300 ईसा पूर्व की। तो उस समय पे कोई कागज पेन कॉपी तो थी नहीं। तो जो पत्थर होती थी, बड़े बड़े शिलाएं होती थी, उन पर राजाओं महाराजाओं के द्वारा उनके द्वारा जो काम किए जाते थे उनका उल्लेख कराया जाता था, उसको बोलते हैं अभिलेख। ठीक है, अभिलेख दो प्रकार के होते हैं, एक शिलालेख, एक स्तंभ लेख। शिलालेख यानी पत्थर पर लिखे हुए, स्तंभ लेख जो पिलर होते हैं, बड़े बड़े पिलर हमें उस समय के मिलते हैं, वो कहलाते हैं स्तंभ। ठीक है भाई, तो हम लिख सकते हैं कि अशोक के समय काल के अभिलेख। ठीक है, और इन अभिलेखों की जो लिपि थी वो थी खरोष्टी, खरोष्टी और ब्राह्मी, खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि थी। और इन अभिलेखों को सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। किसके द्वारा पढ़ा गया था भाई? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में अशोक द्वारा लिखवाए गए अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा गया था। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमारे पास में दो स्रोत थे, एक आर्कियोलॉजिकल और एक लिटरेरी। लिटरेरी सोर्सेज में मैंने आपको बताया कि उस समय की जो किताबें लिखी गई थी विद्वानों के द्वारा, वहां से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। और पुरातात्विक स्रोत में जो उस समय के अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं, वहां से हमें जानकारी मिलती है मौर्य वंश की। तो अब शुरू करते हैं यहाँ मौर्य वंश। और मौर्य वंश की स्थापना मैंने आपको बताई चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो अपनी राजधानी बनाई गई थी वो बनाई गई थी भाई पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। और मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उदयन के द्वारा की गई थी। उदयन हर्यक वंश का जो शासक था उसके द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी। और पाटलिपुत्र को पटना नाम दिया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। ठीक है भाई, तो चंद्रगुप्त मौर्य जिस समय गद्दी पर बैठा, इसकी आयु थी लगभग 25 वर्ष। और चाणक्य की सहायता से इसने मगध में अपना साम्राज्य शुरू किया था। 25 वर्ष इसकी आयु थी। और दो नाम हमें याद रखने हैं, एक तो जस्टिन और एक प्लूटार्क। जस्टिन और प्लूटार्क, इनके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास लगभग 6 लाख और 40,000 सैनिकों की सेना थी। जस्टिन और प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास लगभग 6.5 लाख सैनिकों की सेना थी। और यही कारण था कि अफगानिस्तान से लेकर और पश्चिम बंगाल तक सबके पूरे के पूरे क्षेत्र पर मौर्य साम्राज्य का कब्जा था या मौर्य साम्राज्य के अधीन था। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट माना जाता है। बहुत सारी किताबें ऐसी हैं और बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि अशोक को भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट माना जाता है। लेकिन यदि आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि भारत का पहला चक्रवर्ती सम्राट अशोक नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। ठीक है भाई, तो जस्टिन और प्लूटार्क के अनुसार हमें याद रखना है 6.5 लाख की सेना थी। दूसरा हमें जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा गुजरात में पड़ता है क्या? गिरनार पर्वत। कौन सा पर्वत भाई? गिरनार पर्वत। और इसी गिरनार पर्वत पर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है भाई, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा गुजरात के गिरनार पर्वत पर। और ये जो सुदर्शन झील थी, इसकी जो पहली मरम्मत कराई गई थी, पहली मरम्मत, जाहिर सी बात है कोई भी वस्तु बनती है तो उसमें टूट फूट तो होगी। तो टूट फूट के बाद में जो पहली मरम्मत कराई थी वो कराई गई थी रुद्रदामन के द्वारा। किसके द्वारा भाई?
रुद्रदामन के द्वारा। और रुद्रदामन किस वंश का था? शक वंश का। रुद्रदामन किस वंश का था? शक वंश का। और जो दूसरी मरम्मत कराई गई थी, दूसरी मरम्मत कराई गई थी स्कंदगुप्त के द्वारा। दूसरी मरम्मत स्कंदगुप्त के द्वारा। और स्कंदगुप्त हम सभी जानते हैं गुप्त वंश का शासक था। तो हमें याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा गिरनार पर्वत जो कि गुजरात में पड़ता है वहां पर सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। और उसकी पहली मरम्मत कराई गई थी रुद्रदामन के द्वारा और दूसरी मरम्मत कराई गई थी स्कंदगुप्त के द्वारा। और चंद्रगुप्त मौर्य पर 305 ईसा पूर्व में 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य पर आक्रमण किया गया था। किसके द्वारा? सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। और सेल्यूकस निकेटर कौन था भाई? सेल्यूकस निकेटर मैंने आपको बताया था सिकंदर का जो सेनापति था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में युद्ध करने के इरादे से आता है। लेकिन जब वो 6.5 लाख सैनिकों की सेना उसके पास में देखता है तो बिना युद्ध किए ही हथियार डाल देता है, सरेंडर कर देता है। जिसके बाद सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच में एक संधि होती है। तो उस संधि के 3 से 4 बातें हमें मुख्य रूप से याद रखनी है, एक एक हेडिंग करके हम उनको लिखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस की संधि। पहला लिखेंगे भाई, इस संधि के अनुसार काबुल, कांधार, हेरात और जेड्रोसिया, काबुल, कांधार, हेरात और जेड्रोसिया, इन चारों क्षेत्रों पर चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार हुआ। चारों क्षेत्र किसके अधीन थे? सेल्यूकस निकेटर के। और सब के सब क्षेत्र कहाँ पड़ते हैं? अफगानिस्तान में। ठीक है, तो ये पूरे के जो 4 के 4 क्षेत्र थे इस संधि के तहत सेल्यूकस निकेटर के द्वारा ये 4 अधीन कर दिए गए चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, दूसरा याद रखना है कि सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी हेलना। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलना, इसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ की गई। ठीक है, तीसरा याद रखना है मेगस्थनीज, जिसके द्वारा लिखी गई थी इंडिका। मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया। किसके द्वारा? सेल्यूकस निकेटर के द्वारा। और चौथी बात कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए गए थे। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा 500 हाथी उपहार में दिए गए थे। कुल मिलाकर ये 4 जो मुख्य बिंदु हैं वो हमें याद रखने हैं। और जो पहला हेडिंग है आपका वो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि चंद्रगुप्त और सेल्यूकस की संधि के अनुसार ऐसा कौन सा क्षेत्र था जो चंद्रगुप्त के अधीन किया गया था। ठीक है, तो याद रखना है काबुल, कांधार, हेरात और जेड्रोसिया। ठीक है भाई। और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व में। गद्दी पर कब बैठा था चंद्रगुप्त मौर्य? चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर कब बैठा था भाई? मैंने आपको बताया था 323 ईसा पूर्व में गद्दी पे बैठा और मृत्यु हुई इसकी 298 ईसा पूर्व में। तो लगभग 25 वर्ष चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा शासन किया गया। ठीक है, लेकिन कारण क्या था कि वो मृत्यु मगध में ना होकर श्रवण बेलागोला एक जगह पड़ती है कर्नाटक में, वहां पर इनकी मृत्यु हुई थी, श्रवण बेलगोला में। श्रवण बेलगोला ये जगह पड़ती है कर्नाटक में, लेकिन इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है,
लेकिन मृत्यु हुई कर्नाटक में। तो कारण ये था कि लगभग 300 ईसा पूर्व में एक अकाल पड़ा था मगध के अंदर, सूखा। और जैन धर्म का क्योंकि अनुयायी था चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का, तो जैन धर्म के दो जो उस समय के सबसे महान गुरु माने जाते थे, स्थूलभद्र और भद्रबाहु, ये दो, स्थूलभद्र और भद्रबाहु, जिनके द्वारा मैंने अभी बताया था कि कल्पसूत्र लिखा गया था, ठीक है। तो ये जैन धर्म के एक महान गुरु माने जाते थे उस समय के, और इनके अलग अलग अनुयायी थे, इनके अलग अलग अनुयायी थे। तो ये दोनों चंद्रगुप्त मौर्य के ही साम्राज्य में, मगध में ही रहा करते थे। तो उस समय क्या हुआ, जब 300 ईसा पूर्व में अकाल पड़ा, तो जो स्थूलभद्र थे उनका ये मानना था कि अकाल के समय हमें मगध को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। लेकिन भद्रबाहु का ये मानना था कि हमें यहाँ से निकलकर और कहीं दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो जिसके चलते इन दोनों के जो अनुयायी थे उनके बीच मतभेद शुरू हुए, और निष्कर्ष ये निकला कि जो स्थूलभद्र थे वो अपने अनुयायियों के साथ में मगध में ही रुक गए, अपने अनुयायियों के साथ में मगध में ही रुक गए, और भद्रबाहु अपने अनुयायियों के साथ चले गए कर्नाटक, श्रवणबेलगोला में। स्थूलभद्र वहीं रुके, भद्रबाहु चले गए कर्नाटक श्रवणबेलगोला में। और क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो भद्रबाहु के ही शिष्य थे, इन्हीं के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को जैन की दीक्षा दी गई थी, जैन धर्म की। तो ये इनके अनुयायी थे, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य भी भद्रबाहु के साथ में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चले गए थे 300 ईसा पूर्व में, ठीक है भाई। और जो अनुयायी स्थूलभद्र के साथ में रुके थे मगध में ही, वे कहलाए श्वेतांबर। हम सभी जानते हैं जैन धर्म की दो शाखाएं हैं, तो जो स्थूलभद्र के साथ रुके वो कहलाए श्वेतांबर, और जो भद्रबाहु के साथ चले गए कर्नाटक श्रवणबेलगोला वो कहलाए दिगंबर, वो कहलाए दिगंबर। जैन धर्म की दो शाखाएं, एक श्वेतांबर एक दिगंबर। तो उम्मीद है कि ये क्लियर हो चुका होगा। और जब चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला गए तो वहां पर 298 ईसा पूर्व में जब इनकी मृत्यु हुई थी, तो उपवास के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। और जैन धर्म की मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति उपवास के दौरान अपने प्राणों का त्याग करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसे कहा जाता है संथारा, संथारा या सल्लेखन भी बोला जाता है, संथारा या सल्लेखन। तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी उपवास के दौरान 298 ईसा पूर्व में, ठीक है भाई। कुल मिलाकर चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे करा चुका हूँ। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था उसका पुत्र जिसका नाम था बिंदुसार, चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी 298 ईसा पूर्व में, तो मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी उसका पुत्र बना जिसका नाम था बिंदुसार। और बिंदुसार गद्दी पे बैठा था 298 ईसा पूर्व में, और इसने शासन किया था 272 ईसा पूर्व तक का, ठीक है भाई। 298 से लेके 272 ईसा पूर्व तक का शासन किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार के द्वारा मगध पे। और बिंदुसार को हम दो अन्य नामों से भी जानते हैं, एक था सिंहसेन, सिंहसेन, और दूसरा अमित्रघात। तो बिंदुसार के दो अन्य नाम भी हैं, सिंहसेन और अमित्रघात। और जैन ग्रंथों के अनुसार, जैन ग्रंथों के अनुसार, जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की कुल मिलाकर 16 पत्नियां थी भाई। कितनी पत्नी थी? 16 पत्नी, और कुल मिलाकर 101 पुत्र थे। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की 16 पत्नियां और 101 पुत्र थे। और जो सबसे प्रिय पत्नी मानी जाती है वो मानी जाती है सुभद्रांगी। ऐसा माना जाता है कि बिंदुसार की सबसे प्रिय पत्नी थी सुभद्रांगी, और सुभद्रांगी का ही पुत्र था जिसको हम जानते हैं अशोक महान के नाम से।
अशोक द ग्रेटा, ठीक है, द ग्रेट अशोका, सुभद्रांगी का पुत्र। और जो सबसे बड़ा पुत्र था, सबसे बड़ा पुत्र बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र, उसका नाम था सुसीम, और दूसरे नंबर पर आता था अशोक। तो बिंदुसार के शासनकाल के समय जो सुसीम था, सुसीम सबसे बड़ा पुत्र, वो तक्षशिला का राज्यपाल था भाई। जो तक्षशिला क्षेत्र पड़ता है उसका राज्यपाल था कौन? उसका पुत्र सुसीम। और अशोक बिंदुसार के शासनकाल में अवंती का राज्यपाल था, अवंती उज्जैन, यहां का राज्यपाल कौन था? अशोक। और बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुए थे, और उन विद्रोह को दबाने के लिए, उन विद्रोह को खत्म करने के लिए सबसे पहले बिंदुसार के द्वारा तक्षशिला में सुसीम को भेजा गया था। लेकिन सुसीम उस विद्रोह को समाप्त करवाने में असफल रहे थे, ठीक है, जिसके बाद अशोक को तक्षशिला भेजा गया और अशोक के द्वारा वे विद्रोह दबाए गए, ठीक है भाई। तो ये हमें याद रखना है कि सुसीम तक्षशिला का राज्यपाल था, अशोक अवंती का राज्यपाल था। जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बिंदुसार से हमें क्वेश्चन मिलते हैं, वो मिलते हैं कि बिंदुसार के समय में भारत में कौन विदेशी राजदूत आए थे? बिंदुसार के समय में भारत में कौन कौन राजदूत आए थे जो विदेश से मगध साम्राज्य के अंदर आए थे, ठीक है भाई। तो हमें याद रखने हैं दो। पहला था डायमेकस और दूसरा था डायोनिसस। डायमेकस और डायोनिसस। डायमेकस जो था वो सीरिया से भारत आया था, सीरिया से, और डायोनिसस मिस्र से भारत आया था। डायमेकस सीरिया से आया था और डायोनिसस कहां से आया था? मिस्र से आया था, ठीक है भाई। कुल मिलाकर ये हमें याद रखनी है बातें। और बिंदुसार की मृत्यु हुई 272 ईसा पूर्व में, ठीक है। मैंने आपको बताया था लगभग 26 वर्षों तक शासन किया गया था बिंदुसार के द्वारा, 298 ईसा पूर्व से लेकर 272 ईसा पूर्व तक का। तो 272 में जब मृत्यु हुई तो ऐसा कहा जाता है जैन ग्रंथों के अनुसार, और इतिहासकारों के द्वारा भी इस बात को माना गया है कि कुल मिलाकर बिंदुसार के जो 101 पुत्र थे, जिसमें से दूसरे नंबर का था अशोक, और अशोक का एक छोटा भाई था जिसका नाम था तिस, तिस और अशोक, इन दोनों ने मिलकर अपने 99 भाइयों की हत्या की थी, सुसीम समेत। कुल मिलाकर 101 थे। इन दोनों ने अपने 99 भाइयों की हत्या की, और हत्या करने के बाद अशोक 269 बीसी में, यानी 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। मृत्यु कब हुई थी बिंदुसार की? 272 ईसा पूर्व में। और अशोक गद्दी पर कब बैठा? 269, यानी गैप कितना आया? 3 साल का। और ये जो 3 वर्ष थे, ये 3 वर्ष मगध साम्राज्य में गृह युद्ध के माने जाते हैं, गृह युद्ध के, यानी सभी भाइयों में आपस में वो झगड़ा था कि गद्दी पे मैं बैठूंगा, और अंत में 99 भाइयों को समाप्त करने के बाद अशोक बैठा गद्दी पर 269 ईसा पूर्व में। और अशोक की सहायता इसके छोटे भाई तिस के द्वारा की गई थी, इसीलिए अशोक के ही साम्राज्य में, अशोक के ही अधीन तिस ने शासन किया था सिंघल में। तिस ने शासन किया था सिंघल में, और सिंघल को वर्तमान में श्रीलंका के नाम से जाना जाता है भाई, ध्यान रखना। आ गई समझ में बात? सिंघल श्रीलंका का क्षेत्र, श्रीलंका को पहले सिंघल बोला जाता था। अशोक के अभिलेखों में जो जिक्र मिलता है वो सिंघल का ही मिलता है, श्रीलंका का, ठीक है। तो अशोक के संरक्षण में तिस के द्वारा शासन किया गया था सिंघल में, और अशोक ने पूरा का पूरा मगध साम्राज्य संभाला था। तो कुल मिलाकर मैं मौर्य वंश की स्थापना आपको बताई, मौर्य वंश के जो साहित्यिक स्रोत हैं उनके बारे में हमने बात की, और पुरातात्विक स्रोत जो अभिलेख थे 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़े गए थे वो हमने बात की।
चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना की थी। 25 साल के वे थे जिस समय वे गद्दी पर बैठे। चाणक्य के द्वारा, चाणक्य की सहायता से घनानंद को हराकर उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी और लगभग 6.5 लाख की उनके पास में सेना थी। मैंने आपको बताया लगभग 25 वर्षों तक का उनके द्वारा शासन किया गया। 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में उनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद उनके पुत्र ने बिंदुसार ने लगभग 26 वर्षों तक का शासन किया और अंत में 272 ईसा पूर्व में फिर बिंदुसार की मृत्यु हुई। इसके बाद में शासन शुरू होता है अशोक का। ठीक है, तो अशोक के बारे में हम पढ़ेंगे कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।